Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Once again, I'm back with my another video on the series of travel and student visas. So आज की वीडियो में मैं इटालियन वीज़ा के हवाले से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को इंटरटेन करूँगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, प्रायोरिटी वाइज मैं जो है ना वो एक्सप्लेन करता रहता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं टच करता हूँ वो है स्कॉलरशिप के हवाले से। देखिए ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है। स्टूडेंट्स आजकल जो है ना गूगल ही करते हैं ना, आप यूट्यूब पे देखते हैं तो देखते हैं हर बंदा कह रहा है कि स्कॉलरशिप लग रही है और मुफ्त में, और जो है ना आपको ₹1 पे नहीं करना, उल्टा इटालियन गवर्नमेंट आपको पे करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको एक बहुत सब्ज बाग दिखाया जाता है। मैं आपको कम्प्लीटली डाउन नहीं करना चाहता, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, पर मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि रियलिटी है क्या असल में। देखिए स्कॉलरशिप ऑब्वियसली लगती है पूरी दुनिया में, हर जगह पे स्कॉलरशिप लगती है, पर स्कॉलरशिप लगती कैसे है, कितनी लगती है और किस किस के लिए लगती है और कब मिलते हैं पैसे, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इटालियन गवर्नमेंट आपको बिल्कुल स्कॉलरशिप देती है। यहाँ पे मेनली 2 स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक रीजन की अपनी स्कॉलरशिप होती है और एक यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है। देखिए रीजन की स्कॉलरशिप इस तरह होती है जिस तरह पाकिस्तान में प्रोविंस होते हैं, सूबे होते हैं, इस तरह यहाँ पे रीजन्स कहते हैं। 20 रीजन्स हैं इटली में, ठीक है। हर रीजन की अपनी स्कॉलरशिप है, इस तरह हर यूनिवर्सिटी की भी अपनी स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप नॉर्मली आपकी एकोमोडेशन, फूड और स्टडी कॉस्ट को कवर करती है, ठीक है। पर बात ऐसी है कि आपको ये स्कॉलरशिप वैसे ही नहीं मिल जाती। आपको ये स्कॉलरशिप आपके ग्रेड्स पे मिलती है, आपके लेटर्स पे मिलती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस पे मिलती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे मिलती है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वो जो पाकिस्तान में आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उस पे ये स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इसे कहते हैं। और आप ये माइंड में रखें कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स आप इस तरह प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेनी है और आपने जो है ना एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है जिसमें आप ये लिखेंगे कि मेरे वालिद की सैलरी बहुत कम है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करवाना पड़ता है पाकिस्तान में डिफरेंट अथॉरिटी से, ठीक है। इसके अलावा आपको डिफरेंट फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। और स्कॉलरशिप भी नॉर्मली उन बच्चों को मिल रही होती है जिनने बड़े इनिशियल स्टेजेस में अपने एडमिशन सिक्योर कर लिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक मेरिट बनता है ना, और मेरिट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का भी सीन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इटली में लाजियो स्कॉलरशिप है रोम वाले रीजन में, तो उसकी एक डेडलाइन होगी ना। ये तो नहीं है कि बस आप जो है डेडलाइन की रिस्पेक्ट ना करते हुए अप्लाई करें। तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप के लिए तो तब आप अप्लाई करेंगे जब एडमिशन हाथ में हो। तो बच्चों का एडमिशन हाथ में होता नहीं है, वो स्कॉलरशिप कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी वहाँ से स्कॉलरशिप की डेडलाइन चली जाती है पर आपके हाथ में लेटर ही नहीं होता, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं लगती। स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टार्ट में, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि देखिए कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप लग भी जाती है, बिल्कुल लगती है। मेरी अपनी भी स्कॉलरशिप लगी हुई थी, काफ़ी लोगों की लगती है। पर बात ऐसी है कि जो भी अथॉरिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है वो आपको पैसे टाइम पे देती भी है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आके आपके जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि 6 महीने एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सकें। €300 पर मंथ आपका लगता है खाना पीना रहने में, मिनिमम कॉस्ट है। इसके अलावा जो है ना आपको यूनिवर्सिटी की €3000 फ़ी पे करनी है तकरीबन साल की, लेट्स से, ठीक है। तो आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसे तो होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि स्कॉलरशिप आप जैसे ही आए आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। नहीं, आपके बैंक अकाउंट में फौरन पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। कुछ केसेस में 3 महीने बाद, कुछ केसेस में 6 महीने बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पहले महीने में स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र कर देती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट सफ़र करते हैं फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न, आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आपको स्कॉलरशिप लेट्स से पहले तो मिलती नहीं है, जिसको मिलती है उसको पैसे नहीं मिलते टाइम पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, सब स्कॉलरशिप कर रहे हैं, स्कॉलरशिप तो मिल जाती है। फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल गई, यूनिवर्सिटी फ़ी भी फ्री हो गई, साथ में आपका जो है ना एकोमोडेशन और फूड का पैसा भी मिल गया आपको, मज़े हो गए। €5000 आपको एकोमोडेशन फूड के मिल गए सालाना, 3000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो भी माफ़ हो गई। पर कीप इन माइंड, ये आपको कोई नहीं बताता, ये स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, प्लस आपके एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स होते हैं वो भी हो। तो फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में अगर आपने ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है मेरे दोस्त, तो आपको फॉर एग्जांपल 30 क्रेडिट्स प्लस हर सब्जेक्ट में B ग्रेड या A ग्रेड चाहिए आपको। अगर आप ये अचीव करने में कामयाब ना हुए सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, प्लस जो पैसे आपको फर्स्ट ईयर में मिले थे वो सब भी वापस करने पड़ेंगे।
तो बेटर ये है कि आप अपने माइंड में स्कॉलरशिप का झांसा लेकर ना ही आएँ, ठीक है। आप अपने पैसे अरेंज करके आएँ, लग जाए तो सो बिस्मिल्लाह, मेहनत करने वालों को सब कुछ मिलता है, पर आप अपने माइंड में 300 यूरो पर मंथ का खर्चा और 3000 यूरो फ़ी पर ईयर रख के आए माइंड में। तो ये थी स्कॉलरशिप। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि स्कॉलरशिप से मिलता जुलता है, आपको टिप्स दे रहा हूँ ना, इरास्मस। देखिए, इसके हवाले से मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा नहीं है, पर मैं आपको टिप दे रहा हूँ। इरास्मस एक ऐसी चीज़ है जो कि 99.99% बच्चों को मिल जाती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, देखिए, फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आपकी गारंटीड नहीं है, सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप आपकी गारंटीड कैसे है। आप इरास्मस के लिए अप्लाई करें। इरास्मस के लिए सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं और आप अप्लाई करते हैं। इरास्मस प्रोग्राम का नाम है, यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है, और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। विच मीन्स एक साल इटली में गुजारा, अगला साल आप जाके कनाडा में गुजार लें, टोरंटो में गुजार लें, और आइंडहोवन में गुजार लें, और ल्यूवेन में गुजार लें। डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रही है। और जब आप इरास्मस पे जाते हैं तो खाना पीना, रहना, ट्रैवलिंग, एयर टिकट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का अपना खर्चा जेब में लेके आएँ, सेकेंड ईयर के लिए इरास्मस पे निकल जाए। ऑब्वियसली स्कॉलरशिप अगर लगी हो तो बहुत ही मज़ा है, फर्स्ट ईयर भी कवर, सेकेंड ईयर भी कवर, पर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो आप पढ़ते हैं ना, गेट पेड टू स्टडी इन इटली, ये सब टोपी ड्रामा है। 2 टॉपिक कवर हो गए, स्कॉलरशिप, इरास्मस। इसके अलावा जॉब पे आ जाते हैं। देखिए, इटालियन इंडस्ट्री के अंदर जॉब ऐसा है, स्टूडेंट्स के लिए ऑड जॉब्स अवेलेबल हैं, पर कीप इन माइंड हर तरह की ऑड जॉब आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास नेटिव लैंग्वेज स्किल नहीं है। इंग्लिश नहीं चलेगी, इटालियन आनी चाहिए। पर स्टिल इटालियन के बगैर कौन सी जॉब बीइंग स्टूडेंट आप कर सकते हैं? आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, ठीक है, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप किसी कार वॉश पे काम कर सकते हैं, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप किसी किचन में एज अ हेल्पर काम कर सकते हैं, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं पब्लिचिता वो जॉब होती है, सुबह सवेरे 4 बजे उठ के आप न्यूज़पेपर्स डालते हैं इधर उधर, या तो कुछ पम्फलेट्स वगैरह घरों में डालते हैं, ये जॉब आप कर सकते हैं। इन सारी जॉब में तकरीबन आप दिन का 40 यूरो बना सकते हैं स्टडीज़ के साथ, ठीक है। लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और जॉब्स करनी है अगर आपने, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना किसी स्टोर पे जाके सेल्समैन का काम करना है, उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। या और जितनी भी जॉब्स होती हैं, वेटर, उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा टेक्निकल है, कंप्यूटर वाली साइड से आ रहे हैं आप, तो आपको जो है ना जॉब मिल जाएगी, और लैंग्वेज के बगैर में मिल जाएगी। इंग्लिश पे आपको जॉब मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। ऑब्वियसली ये वर्ड मैंने यूज़ किया आराम से, पर इतना फेयर नहीं है ये वर्ड, इतने आराम से नहीं, आपको थोड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, आप स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए, आपको पता हो कि यार किस जगह पे एग्जैक्टली बुल को हिट करना है, ठीक है। तो अगर टेक्निकल स्किल्स लेके आप आ रहे हैं, एआई के स्किल्स लेके आ रहे हैं आप, या यूएक्स के स्किल्स लेके आ रहे हैं आप, तो आप मास्टर्स के दरमियान में या बैचलर्स के दरमियान में जॉब हंट करें, अप्लाई करें, इंटरव्यू दें एंड गो अहेड। आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में काम चल जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो शोबे जो लैंग्वेज जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, उसके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मेडिकल, बैंक्स, इस तरह की जो या पब्लिक सेक्टर की जो भी जॉब्स हैं, उसमें आपको लैंग्वेज चाहिए। या मैं ये जॉब का मैं आपको सीन जो है ना इन स्टडीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इन द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज़। ऑफ कोर्स स्टडीज़ के बाद वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। बहुत जनरलाइज करके बताऊँ, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, इंग्लिश चल जाएगी। स्टिल लोकल कंपनी में आप कर रहे हैं, नेशनल में, तो आपको इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए। पर आपको वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर इटली में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ की ज़बान सीख लें तो आपके लिए फ़ायदा है। तो ये हो गया जॉब के हवाले से। इसके अलावा हुलिये के हवाले से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा हुलिया ऐसा है वैसा है, और आया वहाँ पे सोसाइटी हमें कैसा ट्रीट करेंगी। देखें, बात ऐसी है कि दाढ़ी मेरी भी है, बाल मेरे भी लंबे रहे हैं काफ़ी टाइम तक, आप कटवा दिए, ठीक है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ फॉर एज़ आपके स्किल्स बड़े पॉलिश्ड हैं और बड़े फिट हैं,
और आप कम्युनिकेशन में आप बड़े अच्छे हैं, ठीक है, तो आप किसी को भी अपना एक तरह से ग़ुलाम बना सकते हैं, ठीक है। तो हुलिये से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऑफ कोर्स कीप इन माइंड जैसा देश वैसा भेस। आप जो है ना अपनी बेशक दाढ़ी रखें, यहाँ पे तकरीबन मैक्स लोगों ने अब यूरोप में दाढ़ी रखी हुई है, ठीक है, दाढ़ी हो, बाल भी लंबे हो, पर ऑफ कोर्स आपका हुलिया ऐसा ना हो कि आपकी दाढ़ी भी बड़ी है, बाल भी बड़े हैं, साथ में अपने ऐसी कोई टोपी पहनी हुई है कि आपको हुलिया ओवरऑल जो है ना वो जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं नाम नहीं लेता, या पाकिस्तान में जो है ना कुछ इस तरह लोग होते हैं जी वो गरीब किस्म के, ठीक है, उस तरह का आपका हुलिया दिख रहा हो, ठीक है, तो वो थोड़ा ऑड लगेगा ना। ऑफ कोर्स आप एक डिसेंट हुलिये में रहें, आपकी अपीयरेंस से फ़र्क खास नहीं पड़ता, आपकी दाढ़ी हो, बिल्कुल मेरी भी दाढ़ी है, आपके बाल लंबे हो, डजंट मैटर, ठीक है, तो हुलिये का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ, पीआर के हवाले से मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, ठीक है, तो इटली में रहते हुए परमानेंट रेजिडेंसी आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके 5 साल पूरे हो जाएं। अब ये 5 साल कहाँ से काउंट होते हैं? 5 साल तब से काउंट होते हैं जब से आप अपने घर को या अपनी रिहाइश को यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं। यहाँ पे एक जगह है, उसे कहते हैं कमूने, ठीक है, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाउन हॉल। अगर आप एक जगह पे रहते हैं, रोम में रहते हैं, किसी भी घर में रहते हैं और आप वैसे ही रह रहे हैं, तो आपका टाइम काउंट नहीं हो रहा मेरे भाई। आपने जाके रजिस्टर करना है कमूने में, ठीक है, टाउन हॉल में। उस रजिस्ट्रेशन को कहते हैं लोकल लैंग्वेज में रेजिडेंसा। तो आप जब वो अप्लाई करेंगे तब से आपका टाइम काउंट होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 2 साल मास्टर्स करने के बाद कहते हैं ओ चलो यार 5 साल में 2 साल तो कवर हो गए, पर ऐसा नहीं है। आप जब तक रेजिडेंसा नहीं अप्लाई करेंगे आपका टाइम स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो 5 साल के बाद आपको आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। एक और बात बता दो, स्टूडेंट का 2 साल 1 साल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो आपको अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके 6 साल काउंट होंगे, ठीक है। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके 4 साल काउंट होंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ दोबारा से अगेन, स्टूडेंट का के 2 साल 1 साल काउंट होता है, ठीक है। बस बाकी आप कैलकुलेट करें। एनीवेज इतना कुछ इसमें नहीं है, पर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपने रजिस्टर करना है अपने आप को, प्लस आपने जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट टेन्योर को भी काउंट करना है, मतलब 2 साल इज इक्वल टू 1 साल, ठीक है। मास्टर्स वालों के लिए 6 साल। उसके बाद आपको यहाँ पे इनडेफिनेट स्टे मिल जाता है, सही है। और एक और बात बता दूँ, पहले आपका स्टूडेंट वीज़ा लगता है, स्टूडेंट वीज़ा के बाद मास्टर्स के बाद लेट्स से आपको अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो आप कन्वर्ट करवा लेते हैं अपना वीज़ा 2 साल का, फिर आपको तकरीबन लग जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो 2 साल स्टूडेंट वीज़ा में गुजारें, 2 साल आप जो है ना पहले कॉन्ट्रैक्ट पे गुजारें, मतलब पहली जॉब पे गुजारें, और वही जॉब आपको फिर रिन्यू कर देती है। आपके 5 साल आराम से 6 साल आराम से गुजार जाते हैं, ठीक है। और आपको जो है ना स्टूडेंट टेन्योर के बाद जॉब सर्च वीज़ा भी मिल जाता है तकरीबन साल का, वो भी इशू नहीं है, ठीक है। तो पीआर आपकी ऐसे हो जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी हम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे कार्ता सोजोर्नो बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप गूगल करना चाहें कार्ता सोजोर्नो या 00, आपके पूछ सकते हैं किसी से हाउ टू अप्लाई फॉर कार्ता सोजोर्नो और हाउ टू अप्लाई फॉर 00, ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये हो गया पीआर के हवाले से। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं जो कि है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। देखिए, आप यूएस रैंकिंग्स को देख कर ना आए, ना तो किसी और फर्दर रैंकिंग्स को देख के आए, आप अपने कोर्स को देख के आए। देखें, आप पाकिस्तान से एक XYZ यूनिवर्सिटी से उठ के आ रहे हैं, ठीक है, और आप फिर कहते हैं कि यहाँ पे मुझे कैम्ब्रिज जैसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ देखना ये होता है कि कोर्स रेलेवेंट है। अगर रेलेवेंट कोर्स है तो बिलीव इन मी, यहाँ की थकी हुई यूनिवर्सिटी जो है ना वो पाकिस्तान की एक बहुत टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से भी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ की सब यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। सिटीज़ का डिफरेंस है ऑब्वियसली। अगर एक यूनिवर्सिटी मुझे नहीं पता मिलान में, पॉलीटेक्निको दी मिलानो, वो बेहतर होगी उस यूनिवर्सिटी से जो कि किसी पहाड़ की चोटी पे। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी, पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं होंगी, नाइट लाइफ वैसी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखना कि इसका रैंक कौन सा है। देखना ये है कि कोर्स अवेलेबल है कि नहीं इंग्लिश में, ठीक है।
तो ये हो गया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हवाले से बात। इसके अलावा कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मेरे लिए फील्ड बेस्ट कौन सी है। देखिए फील्ड सारी बेस्ट है, ठीक है, एज लॉन्ग एज आप उस फील्ड में अच्छे हैं ना, तो आप अपना रास्ता निकाल लेंगे। आप पाकिस्तान में कुछ बच्चे हैं जो लिंग्विस्टिक्स को बिल्कुल थकी हुई फील्ड समझते हैं, या हिस्ट्री को थकी हुई फील्ड समझते हैं, या आर्कियोलॉजी को थकी हुई फील्ड समझते हैं। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में तो शायद ये सारी फील्ड से फारिग हैं ही हैं, BBS वाला भी फारिग और इंजीनियर भी फारिग है। पर यहाँ पर जो है ना हर फील्ड की जॉब मौजूद है। लिंग्विस्टिक्स वाला भी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी काम कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स हैं बैचलर्स किया उन लोगों ने वेनिस से, और आज वो जॉब कर रहे हैं। आर्कियोलॉजी वाले भी इसी तरह कर रहे हैं और हिस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड सारी ही अच्छी हैं, बस करना ये है कि आपने फील्ड के अंदर अपने आप को जो है ना मनवाना है, ठीक है, आपने उसमें बड़े डीप जाना है। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको बड़ा मोटिवेट करता है कि आप सीखें, ठीक है। सो फील्ड सारी ही बेस्ट हैं, जस्ट कीप इन माइंड रेलेवेंट फील्ड में जाने की कोशिश करें। और अगर जेनेरिक फील्ड में जा भी रहे हैं तो वो ऐसी फील्ड हो जिसमें आपको एडमिशन मिले भी। फॉर एग्जांपल आप आ रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस से और आप मुझे कहते हैं कि मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स, ऑफ कोर्स डजंट मेक सेंस। अगर आप आ रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस से और आप मुझे कहते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में अप्लाई करना, मेक सेंस, फिर भी रेलेवेंसी है ना, ठीक है। इसी तरह मेरे पास MBBS के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि मुझे अप्लाई करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। किधर से मिलेगा आपको एडमिशन? अगर आपने बड़ा ही जेनेरिक जाना है, वो भाग रहे होते हैं अपनी स्टडीज से MBBS से, तो आप पब्लिक हेल्थ करें, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, जेनेरिक फील्ड है, काफ़ी बच्चे कर रहे हैं जो जान छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, आप इस चीज़ का ख्याल रखें। जेनेरिक फील्ड्स में आप जा सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में चले जा सकते हैं, MBBS वाले पब्लिक हेल्थ या लीडरशिप या हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाली चीज़ों में जा सकते हैं। पर आप ये मिस मैच क्रॉस मैच नहीं कर सकते कि आप जो है ना एक आपने सारी ज़िंदगी प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं और आप मुझे कहते हैं कि मैंने पाइथन में जो है ना आगे कंटिन्यू करना है अपना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने ख्याल रखना है मैच का। अच्छा, मैं कमिंग बैक टू अनदर टॉपिक, इरास्मस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पर मैं यहाँ पे आपको ये बताना भूल गया था कि इरास्मस आप स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, सेमेस्टर को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेनीशिप पे भी जा सकते हैं, आप इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हैं, और तीसरा ये आप थीसिस करने भी जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली बताऊं तो आप सेकंड ईयर अपना सारा का सारा बाहर लगा सकते हैं। पहला साल आप इटली में पढ़ें, दूसरा साल आप ऑस्ट्रेलिया में भी गुजार सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद इस तरह किया है, ठीक है, मैंने इरास्मस ली है और मैंने ट्रैवल किया, ठीक है। तो थीसिस के लिए, इंटर्नशिप के लिए और सब्जेक्ट एक्सचेंज के लिए आप जा सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक अगर कर सकते हैं तो कर दें। कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए, बाकी मैं अपना ईमेल डिटेल्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे मुझे अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना इसी तरह कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा, जिसमें एक टॉपिक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।